Hello students of class 9th English medium. Today I will teach you the last topic of the chapter The French Revolution. Our last topic is Rise of Napoleon Bonaparte. Now we start. In 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का शासक बनाया। तो नेपोलियन बोनापार्ट था कौन, पहले जान लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक डिक्टेटर था या तानाशाही शासक था। तानाशाही शासन करने वाला एक राजा था जो कि 1804 से लेकर के 1815 ईस्वी तक फ्रांस का शासक बना रहा। नाउ नेक्स्ट, he set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed members of his family. तो उसने जो है फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों को जीतने का निश्चय किया और उसको सफलता भी मिली। तो इन विजयों के पश्चात उसने उन राज्यों में अपने फैमिली के मेंबर्स को वहाँ का शासक बना करके बैठा दिया। नेपोलियन सा हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और नेपोलियन ने स्वयं को यूरोप के आधुनिकीकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने फ्रांस में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, और नाप तौल के समान बाटों की व्यवस्था करना या डेसिमल सिस्टम को लागू करना। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ का एक लिबरेटर अर्थात मुक्तिदाता के रूप में देखा। बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। किंतु जल्दी ही ये देखा गया कि नेपोलियन की आर्मी ने प्रत्येक जगह, जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज थी, हर जगह उसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। मतलब चारों तरफ उसने अपने शत्रुओं को युद्ध में व्यस्त कर लिया और स्वयं वो युद्ध में लगा रहा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में उसको यूरोप के समस्त देशों की संयुक्त सेना ने पराजित किया। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. फिर भी उसके बहुत सारे जो क्रांतिकारी विचार थे लिबर्टीज़ के या जो आधुनिक लॉ हैं, जिसका कि यूरोप महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभाव पड़ा, नेपोलियन के चले जाने के बाद भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, लीजेसी है, देन है, वो है लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। दीज स्प्रेड फ्राम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस से यूरोप में और फिर पूरे विश्व में फैल गया। ये स्टूडेंट, इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी उसका प्रभाव केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व में दिखाई पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड, and the second is describe in brief about Napoleon's rise and downfall in the history of France. Thank you.